गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो प्रीवियस 2 चैप्टर कंप्लीट किए, फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग एंड सेकंड वाज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो देखिए स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल था, सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकल है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर भी आप लोगों का थ्योरेटिकल है। लेकिन इनिशियली जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम लोगों को प्रैक्टिकली सोल्व करना होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को, ट्रांजेक्शन को हमें प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करना होता है। तो देखो आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड दैट इज अवर 6th चैप्टर एंड इट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर है वो हम लोग लेटर ऑन करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रैक्टिकल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर आपकी बुक में 6th चैप्टर है। हो सकता है अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ने बुक्स का अरेंजमेंट नहीं किया हो, तो कल मैंने आपके पास 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको फोटो खींच के भेजे थे, तो आप उनको एक बार अपनी रफ कॉपी में नोट कीजिएगा। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये पता करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है डियर? तो देखो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्चुअल में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? देखो बेटा, जब कुछ जिन स्टूडेंट्स ने मेरी इनिशियल क्लासेस को देखा था, अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो देखना, इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग का, सॉरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो देखो उस वीडियोस में हम लोगों ने एक बात बताई थी कि देखो जैसे मान लो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, जैसे हमने एक बंदे को ले लिया राम, ठीक है, एंड ही वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। जिसका क्या नाम है? एक्स लिमिटेड। अब देखो राम नाम का एक बंदा है और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और उसके बिजनेस का नाम है एक्स लिमिटेड। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द फाइनेंस। भाई हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस में भी अरेंज ओनली आउट ऑफ 2 सोर्सेज। 2 ही सोर्सेज से हम लोग फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। आइदर द फाइनेंस विल बी अरेंज्ड बाय द ओनर इटसेल्फ और इट विल बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में खुद पैसा लगाए या फिर वो पैसा किसी से उधार लिया जाए। अब जैसे मान लो हमने ये कहा कि एक्स लिमिटेड को स्टार्ट करने के लिए हमें 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। 8 लाख रुपीस इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। 8 लाख रुपए बिजनेस के ओनर ने इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए उसने किसी से उधार लिए जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी इज ए ब्रॉड वर्ड। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, यानी कि जिन भी लोगों को हम लोगों को पैसा पे करना है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे इफ अवर सप्लायर सप्लाइज गुड्स इन क्रेडिट, जिनको हम क्रेडिटर कहते हैं, दैट इज आल्सो ए लायबिलिटी। इफ वी टेक ए लोन फ्रॉम बैंक, इट इज आल्सो ए लायबिलिटी। इफ अवर सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था any expenses which have been due but not been paid is called outstanding liability। ठीक है, तो वो सारे के सारे लायबिलिटी में इंक्लूड होते हैं। तो मान लो लेट्स सपोज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने 2 लाख रुपीस बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया। अब उन 10 लाख रुपए से आप क्या करोगे? बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पूरा करोगे, लाइक बिल्डिंग परचेज करोगे। आपने सबसे पहले एक बिल्डिंग परचेज की, लेट्स सपोज फॉर रुपीज 4 लाख। इसके बाद आपने मशीनें परचेज की फॉर रुपीज 2 लाख। फिर उसके बाद आपने अपनी दुकान के लिए फर्नीचर परचेज किया, दैट इज ऑफ रुपीज 1 लाख। इसके बाद आपने अपनी दुकान के लिए स्टॉक परचेज किया, दैट वाज ऑफ रुपीज 2 लाख। और कुछ पैसा आपने अपने पास कैश रख लिया, दैट इज 1 लाख। तो इस तरीके से जो टोटल आपने 10 लाख रुपीस अरेंज किए थे, वो 10 लाख रुपीस आपने इन चीजों में इन्वेस्ट किए। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर कॉल्ड एसेट्स। ये सारी चीजें आपके बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती है। ठीक है, मैंने इनिशियल क्लासेस में ये टॉपिक आपको समझाया था।
अब इसी टॉपिक में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है, इसी टॉपिक पे अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है। देखो बेटा, आपने देखा कि जैसे किसी भी बिजनेस में कैपिटल और लायबिलिटी का जो अमाउंट होता है ना, कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर आपने 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किया एंड द होल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। जो कैपिटल और लायबिलिटी होती है, दोनों का अमाउंट मिलकर एक्यूमुलेट होकर एसेट्स के इक्विवेलेंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड ए अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और देखो ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया, यहां तक का ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया, एक तरफ हमने कैपिटल को दिखाया, एक तरफ लायबिलिटी को दिखाया। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों एक साइड है, इस साइड हमने एसेट्स को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उस क्वेश्चंस में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद लास्ट में आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए और कहा जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट कुछ इस फॉर्मेट में बनानी है। एक तरफ आप कैपिटल और लायबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे, दूसरी साइड आप एसेट्स का अमाउंट लिखेंगे एंड यू विल फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस शीट। उसे हम बैलेंस शीट कहेंगे। ठीक है, चलो बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट आप लोगों को समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये दोनों मिलकर किसके इक्विवेलेंट होती है? एसेट्स के इक्विवेलेंट होती है एंड इट इज कॉल्ड ए अकाउंटिंग इक्वेशन एंड दिस अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स सेटिस्फाइड इन ऑल कंडीशंस। देखिए क्या होता है कि आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन केवल आपको एक बार नहीं बनानी, you will be given different business transaction. You have to show the impact of those transaction on capital, liability and assets, and still you will find that after those effect the equation remains satisfied. देखो, जो मैं कहना चाहता हूं उस बात के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा इजी है। देखो, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में हमने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और उसके बाद इस 10 लाख रुपीस को हमने इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो फिलहाल हमारी कैपिटल और लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट है? एसेट्स के इक्विवेलेंट है। फिलहाल हमारी कैपिटल और लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट है? एसेट्स के इक्विवेलेंट है। लेकिन आप ये देखो कि बिजनेस में जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ड्यू टू दैट ट्रांजेक्शन द पोजीशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी मे बी चेंज, विल बी चेंज। जो हमारी एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की फिलहाल पोजीशन है, वो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के बाद चेंज होगी। ट्रांजेक्शन के होने के बाद the position of actual position of assets, capital and liability will be changed, but still you find that after the change the equality will be maintained। जैसे ही कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, उसकी वजह से इक्वलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। जैसे मैं यहीं पर ही आपको प्रूव करता हूं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड इन कैश। भाई हमने 20,000 रुपए का सामान कैश में सेल आउट किया, 20,000 रुपीज की गुड्स कैश में सेल आउट की। तो आप ये देखोगे कि जब हम कैश में गुड्स को सेल करेंगे तो हमारी दुकान में से हमारा स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। भाई दुकान में से हमारा माल कम हो जाएगा। तो पहले हमारे पास गुड्स कितने की थी? 2 लाख की। 2 लाख में से 20 चला गया, कितना बचेगा? 1,80,000। ठीक है, एक तरफ हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया, लेकिन हमने गुड्स को बेचा तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया।
भाई स्टॉक को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कैश कितना आया 20,000, तो ये पहले कैश 1 लाख था, अब कितना हो गया 120। अब आप देखो एक तरफ 20,000 डिक्रीज हो गए, एक तरफ 20,000 इंक्रीज हो गए। अब इधर का टोटल करो 10 लाख, इधर का टोटल भी क्या रहा है 10 लाख। यानी कि ट्रांजैक्शन होने के बाद दो चीजों में चेंज हुआ, दो एसेट्स की पोजीशन चेंज हुई, बट द इक्वालिटी इज मेंटेन। इन द सेम वे अगर मैं ये कहता हूं कि लायबिलिटी ऑफ ₹10,000 इज पेड, भाई हमने बैंक से 2 लाख रुपीस का लोन ले रखा था, हमने उस लोन में से 10,000 रुपीस की लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, 10,000 रुपीस के लोन की पेमेंट कर दी। अब 10,000 रुपीस के लोन की पेमेंट करूंगा तो लोन का अमाउंट कितना रहेगा, पहले 2 लाख था, 2 लाख में से 10,000 आपने पे कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा 1,90,000। अच्छा पेमेंट अगर आप करोगे तो आपके पास कैश का अमाउंट चेंज होगा, भाई आपके पास जो कैश 120 पड़ा है 1,20,000 पड़ा है, आपने बैंक वालों को 10,000 के लोन की पेमेंट कर दी, तो लोन की पेमेंट करने से आपका कैश रिड्यूस होगा। जहां पहले कैश आपके पास 1,20,000 था, वो आपके पास 10,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा और आपका कैश का अमाउंट कितना बच जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब आप देखो इक्वालिटी की क्या पोजीशन है, आपके पास कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी 190, टोटल अमाउंट 9,90,000 आ रहा है। और इस साइड का भी टोटल करो 4, 2, 6 और 1, 7, 8, 9, 9,90,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ड्यू टू दैट ट्रांजेक्शन द पोजीशन ऑफ कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स विल बी चेंज बट द इक्वालिटी विल बी मेंटेन। ठीक है, इसी बात को प्रूव करना अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, जो दो मेन बातें हैं उनको ध्यान रखना। मैंने कहा कि ड्यू टू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर विल बी ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। भाई कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे, कोई भी लेन देन करके देख लो, आप किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन बिजनेस में करके देखो, either your assets will be affected, your liability will be affected, your capital will be affected। मतलब कि आपकी एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी में से कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा, किसी न किसी पर इफेक्ट जरूर होगा। हाँ ये बात जरूर है कि जरूरी नहीं तीनों पर इफेक्ट हो सकता है दोनों इफेक्ट एसेट्स पे हो सकता है दोनों इफेक्ट इस साइड पे हो, कैपिटल और लायबिलिटी पे हो। ठीक है, हो सकता है एक इधर का इफेक्ट हो, एक इधर का इफेक्ट हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं तीनों चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो हमारी अकाउंटिंग का बेस है, जब तक आप लाइफ टाइम तक अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, देखो वो पॉइंट ये है कि इन अकाउंटिंग वी अडॉप्ट ए सिस्टम विच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग अकाउंटिंग में एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं और उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उस सिस्टम का क्या नाम है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अब ये सिस्टम क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम या अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू थिंग्स जिनको हम टू अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट वर्ड मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसी चैप्टर में फर्दर ऑन आएगा आपका, तब आप लोग उस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो अलग अलग चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड, तो एक इफेक्ट किस पे पड़ा, स्टॉक पर, एक इफेक्ट किस पे पड़ गया, कैश पर। इन द सेम वे मैंने आपको कहा कि लायबिलिटी ऑफ ₹10,000 पेड, भाई हमने बैंक से जो लोन लिया हुआ था, आउट ऑफ दैट लोन 10,000 पेड, हमने 10,000 रुपए के लोन की पेमेंट कर दी। तो 10,000 के लोन की पेमेंट करोगे, वन इंपैक्ट इज ऑन लायबिलिटी एंड अदर इंपैक्ट इज ऑन कैश। भाई एक तरफ आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, एक तरफ आपका कैश रिड्यूस हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं सैलरी पे, भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते हैं, वर्कर्स को हमने क्या पे की, सैलरी पे की। तो अगर मैं वर्कर को सैलरी पे करूंगा तो वन इंपैक्ट विल बी ऑन कैश, भाई एक तरफ तो मेरा कैश चला जाएगा, दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ा, क्या हमारी कोई भी एसेट्स रिड्यूस हो रही है, नहीं। क्या हमारी इधर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं। लेकिन आप देखो सैलरी क्या है, एक्चुअल में सैलरी इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब होता है लॉस, एंड दैट लॉस विल रिड्यूस आवर कैपिटल। उस लॉस का इंपैक्ट आप किस पे डालेंगे, कैपिटल पे डालेंगे, यानी कि योर कैपिटल विल रिड्यूस। इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं कमीशन रिसीव, अगर हमने कमीशन रिसीव किया तो एक इंपैक्ट पड़ गया कैश पर, भाई कैश हमें मिल जाएगा, और एक इंपैक्ट पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए क्या मानी जाएगी, इनकम। इनकम मींस प्रॉफिट एंड दैट विल इंक्रीज आवर कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट टू डिफरेंट अकाउंट, एंड ड्यू टू दैट इफेक्ट द इक्वली अकाउंटिंग इक्वेशन विल मेंटेन, अकाउंटिंग इक्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है। देखो बेटा, इसी चीज को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में हमें प्रूव करना होगा कि क्या डिफरेंट ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी इक्वालिटी मेंटेन रहती है या नहीं रहती, तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बेटा, इस चैप्टर को कैसे सोल्व करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके पास, कुछ इलस्ट्रेशंस आपके पास सेंड किए, उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग खुद बनाते हैं और उसी को सोल्व करते हैं। तो देखो, जब हमसे किसी क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे बनाई जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तो हमने जो बनाई थी ये तो थी बैलेंस शीट, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, तो ऊपर आपने लिख दिया अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और वो थर्ड कॉलम। आपको 3 कॉलम बनाने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आप लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा उस फर्स्ट कॉलम में आप लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉलम होगा वो कॉलम होगा आपका एसेट्स का, सेकंड कॉलम एसेट्स का, और थर्ड कॉलम आपके पास होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको 3 कॉलम बनाने, फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन, इनमें हम उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जो क्वेश्चंस में हमें गिवन होगी। उसके बाद सेकंड कॉलम हम बनाएंगे एसेट्स का। इस कॉलम को थोड़ा सा ज्यादा बनाना है, बड़ा बनाना है, क्योंकि इसमें ज्यादा एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लगभग इतना कॉलम बना लो कि 5-6 एसेट्स का नाम लिखा जा सके, ठीक। थर्ड कॉलम बनेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी का, ठीक है। अब आप ये फाइंड आउट करेंगे, मैंने एसेट्स को पहले लिखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को बाद में लिखा है, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल और लायबिलिटी पहले लिखी जाती है, एसेट्स बाद में लिखी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या होगा कि आपके पास बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे और आपको ये दिखाना है कि ट्रांजैक्शन की वजह से किस एसेट्स पे, कैपिटल पे या किस प्रकार की लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। कैपिटल का एक ही फॉर्मेट होता है, आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने जब आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एसेट्स के टाइप बताए थे, लायबिलिटी के टाइप बताए थे, लेकिन कैपिटल के टाइप मैंने नहीं बताए थे। कैपिटल सिंगल ही मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है कि ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को शो करना है, किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और लायबिलिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसमें भी बाय नेम, जिस एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उनका नाम लिखा जाएगा। कैपिटल एक ही होती है, लायबिलिटी में भी अलग अलग लायबिलिटी हो सकती है, लाइक क्रेडिटर, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइक बैंक लोन एटसेट्रा।
तो अगर लायबिलिटी का नाम दिया हुआ है तो वहां पे लायबिलिटी का नाम भी लिखना है, ठीक है। अब एसेट्स में कुछ एसेट्स, भाई जैसे एक एसेट्स तो सबसे पहले इफेक्टेड होगी कैश, कैश तो होगी, ठीक है। तो कैश का कॉलम तो बना लेना, बाकी जैसे जैसे कोई एसेट्स इफेक्टेड होती दिखे उसका नाम लिखते जाना। जैसे मैं अपनी तरफ से कुछ ट्रांजिशंस आपको बोल रहा हूं, उन्हीं ट्रांजिशन के इंपैक्ट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन है, क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजिशन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000। तो आपने फर्स्ट ट्रांजिशन लिख दिया यहां पे, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000। आपने 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने ट्रांजिशन लिख दिया। अब आप ये सोचिए कि इनिशियली जब आप अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपीस इन्वेस्ट करोगे तो विच टू एसेट्स विल बी इफेक्टेड, कौन कौन सी एसेट्स आपकी इफेक्टेड होगी, कौन कौन सी एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अगर हम अपने बिजनेस में इनिशियली 1,00,000 रुपए लगाते हैं, भाई बिजनेस को स्टार्ट करना है, हमने अपने पास से 1,00,000 रुपए लगाया, तो जैसे ही हमने बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, एक इंपैक्ट तो पड़ गया कैपिटल पे। भाई एक तो बिजनेस में 1,00,000 रुपए की क्या जनरेट हो गई, कैपिटल, और दूसरी तरफ 1,00,000 रुपए का क्या जनरेट हो गया, कैश। हमारे बिजनेस में दो चीजें आ गई, एक तरफ तो 1,00,000 रुपए का कैश आ गया और दूसरी तरफ 1,00,000 रुपए क्या कही जाएगी, ओनर की कैपिटल। तो दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ गया, एक इंपैक्ट तो पड़ गया कैश पर और दूसरा इंपैक्ट इस साइड पड़ रहा है कैपिटल पे। योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹1,00,000, ठीक है, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी, ठीक। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। अब आप देखो इस साइड भी 1,00,000 है, इस साइड भी 1,00,000 है, दोनों साइड इक्वल है, इक्वलिटी आपकी मेंटेन। अब मैं सेकंड ट्रांजेक्शन लेता हूं। सेकंड ट्रांजेक्शन मैंने कहा कि भाई लाइक गुड्स परचेज ऑफ ₹40,000 इन कैश। मैंने 40,000 रुपीस की गुड्स कैश में खरीदी, कैश में मैंने 40,000 रुपए की गुड्स खरीदी अपने बिजनेस के लिए। तो पहले तो मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज्ड इन कैश। भाई मैंने 40,000 रुपीस की गुड्स कैश में खरीदी है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 परचेज इन कैश। अब आप ये देखो कि अगर मैं 40,000 रुपीस का सामान कैश में खरीदता हूं, अगर मैं 40,000 रुपीस की गुड्स कैश में खरीदता हूं, तो उसकी वजह से किस पर इफेक्ट पड़ेगा, एक इंपैक्ट तो पड़ेगा कैश पर और एक इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर। एक तरफ हमारी दुकान में स्टॉक बढ़ जाएगा और एक तरफ हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो एक तरफ तो हमारा कैश रिड्यूस हो गया, भाई हमने सामान खरीदा है कैश में तो हमें कैश देना पड़ेगा, तो हमारा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कैश को क्या करना है, माइनस। अच्छा, जो नेगेटिव टर्म्स होती है उनको ब्रैकेट में शो करना है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि उस आइटम को आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। एक तरफ हमारे पास से 40,000 रुपीस का कैश रिड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास 40,000 रुपीस का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। पहले कोई स्टॉक था नहीं, डैश कर दो। क्या इस साइड को इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि सैलरी पेड ₹10,000, तो एक तरफ हमने कैश को माइनस किया और एक तरफ सैलरी को एक्सपेंस मानते हुए, लॉस मानते हुए कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने स्टॉक परचेज किया, स्टॉक की पेमेंट कर दी, तो क्या ये एक्सपेंस नहीं है। नो डियर, दिस इज नॉट एक्सपेंस, इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए लॉस। एक्सपेंस मान सकते हैं बट ये लॉस नहीं है। कारण, मुझे एक बात बताओ, मैं मार्केट में गया, मैंने शॉपकीपर को 20 रुपए दिए और उसके बदले में ये पेन परचेज कर लिया, इज इट ए लॉस। नो। अगर मैं ये पेन उसको वापस कर दूंगा तो वो मुझे 20 रुपीज रिटर्न कर देगा, तो ये लॉस कैसे हुआ।
ये तो रिकवरेबल अमाउंट है। भाई पैसे के बदले हमें कुछ मिल गया तो वो लॉस नहीं, लेकिन वर्कर को सैलरी दे दी तो क्या वो पैसा रिटर्न कर सकते हैं? नहीं ना, दैट इज ए लॉस। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हमने स्टॉक खरीदा तो कैश गया, स्टॉक आ गया, तो एक इफेक्ट पड़ा कैश पे, एक इफेक्ट पड़ा स्टॉक पे। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। तो यहां पे डैश कर देंगे दोनों साइड, कैपिटल के नीचे भी लेस डैश, प्लस में लायबिलिटी के नीचे भी डैश। अब जैसे ही हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं हमें न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है। न्यू इक्वेशन, एक या लिख दो केवल। ठीक है, नई इक्वेशन, हमारी नई सिचुएशन क्या हो गई इस ट्रांजेक्शन के बाद? इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास कैश की पोजीशन रह गई 40,000, हमारा स्टॉक 60,000, स्टॉक हमारे पास हो गया 40,000 का। इसी प्रकार कैपिटल हमारे पास कितने की हो गई? 1 लाख की। लायबिलिटी हमारे पास है नील, लायबिलिटी हमारे पास है नील। तो अब आप चेक करो कि क्या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है या नहीं है, मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। इस साइड का टोटल 1 लाख, इस साइड का टोटल भी 1 लाख। इक्वेशन इज मेंटेन। ठीक है डियर। अब इसके बाद मैं अगला ट्रांजिशन लेता हूं। मान लो मैंने थर्ड ट्रांजिशन आपको बोला कि गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेजिंग क्रेडिट। अब हमने अपने सप्लायर से 20,000 रुपए का सामान क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदा, उधार में 20,000 की गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड इन क्रेडिट। बेटा मैं 20,000 रुपीज का सामान उधार में खरीद रहा हूं। अब आप सोचो कि इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट किस पर पड़ेगा। पहले मुझे बताओ कि क्या कैश पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कारण हमने अभी पेमेंट थोड़ा ना की है और ना इसके बदले में हमें कुछ पेमेंट मिली है। भाई ना तो हमारे पास से कैश गया ना कैश आया, क्योंकि सामान हमने उधार में खरीदा है। ठीक है, अगर हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं तो नो इंपैक्ट ऑन अवर कैश। ठीक है, डैश कर दो। क्या स्टॉक पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आपका जो स्टॉक था दैट विल इंक्रीज बाय ₹20,000। भाई आपके पास आपकी दुकान में 20,000 का सामान आ जाएगा। एक इंपैक्ट तो यहां पड़ गया, कोई दूसरा इंपैक्ट? देखो सोचने की बात है, हर एक बच्चा थोड़ा सा माइंड लगाए। अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो एक तरफ स्टॉक बढ़ गया और एक तरफ हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, दैट इज ए लायबिलिटी। आपको बताया हुआ है मैंने कि दोज पर्सन हु सप्लाई अस गुड्स इन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर। जो बंदे हमें उधार में सामान देते हैं वो बंदे हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। एंड क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल, इधर हमारे पास क्रेडिटर पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहां पे लायबिलिटी के नीचे लिख लें क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब आप देखो आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी? यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या आपके पास कैश कितना रह गया? वही 60। आपके पास स्टॉक कितने का हो गया? वो भी हो गया 40 + 20, 60,000 का। इधर कैपिटल कितने की है? 1 लाख रुपीस की, और क्रेडिटर आपके पास कितने के हैं? 20,000। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बदलनी। अब आप देखो इक्वेशन मेंटेन है या नहीं। 60 + 60 120, 1 लाख + 20 120, बोथ साइड्स आर इक्वल। दोनों साइडें आपकी क्या है? इक्वल है। ठीक है बेटा। इसके बाद मान लो मैंने एक और ट्रांजेक्शन लिया, रेंट पेड ₹5,000। भाई मैं कहता हूं कि मैंने 5,000 रुपीज का रेंट पे किया। भाई जो बिल्डिंग मैंने, जिस बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं वो बिल्डिंग ऑन रेंट है, किराए पे, और उसके ऊपर मैंने 5,000 रुपीज का रेंट पे किया। अब अगर मैं 5,000 रुपीज का रेंट पे करता हूं तो सोचो किस पर इफेक्ट पड़ा? एक इफेक्ट तो सीधा सीधा पड़ गया कैश पर। भाई रेंट की पेमेंट करने से हमारा कैश रिड्यूस होगा, और कितने रुपए रिड्यूस होगा? 5,000 रिड्यूस होगा।
इसी प्रकार क्या स्टॉक पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या किसी अदर एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसकी वजह से कोई भी एसेट जनरेट नहीं हो रही। फिर किस पर इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, रेंट पेड इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंस। आपने रेंट की पेमेंट कर दी, उसके बदले क्या मिला? कोई एसेट्स नहीं मिली। इसका मतलब दिस इज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस मींस लॉस which will be subtracted out of our capital, जिसको हम अपनी कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे 5000 रुपीज आप अपनी कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे और नो इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिटर, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारे पास पोजीशन क्या आ जाएगी? हमारे पास कैश रह जाएगा 55,000 का, हमारे पास स्टॉक हो गया 60,000 का, कैपिटल हमारे पास हो गई 95,000 की, और क्रेडिटर आपके पास हो गए 20,000 की। इक्वलिटी चेक करो, 55 प्लस में 60 1,15,000, 95 प्लस में 20 1,15,000, बोथ साइड्स आर इक्वल। दोनों साइडें आपकी क्या चल रही है? इक्वल चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक ट्रांजिशन और लेते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। देखो, मैं कहता हूं कि गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज 25,000 इन क्रेडिट। ध्यान से सुनना क्या ट्रांजिशन बोला है। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड इन क्रेडिट फॉर रुपीज 25,000। 20,000 रुपए का सामान आपने 25,000 रुपए में बेचा है, 25,000 में सेल आउट किया है इन क्रेडिट, उधार में। ठीक है। तो पहली बात तो आप लोगों को मैंने बताया कि दोज पर्सन टू हुम वी सोल्ड द गुड्स इन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर। जिन लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं वो हमारे बिजनेस के डेटर कहलाते हैं, और डेटर्स आर एसेट्स। डेटर हमारे क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। तो जब हम क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करेंगे, ऊपर किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जब हम क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करेंगे तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? डेटर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। मैंने यहां पे आपके सामने ट्रांजेक्शन लिखा, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹25,000 इन क्रेडिट। भाई, हमने 20,000 रुपए का सामान उधार में बेचा 25,000 रुपए में। गुड्स की कीमत थी 20 एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹25,000 इन क्रेडिट। उधार में 25,000 में बेचा। तो अब एक बात सोचो कि आपने 20,000 का सामान उधार में 25,000 रुपए में बेचा। ठीक है। पहली बात, क्या आपकी कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कारण आपने उधार में सामान बेचा है, तो ना तो कैश आ रहा है ना कैश आपके पास से जा रहा। नो इंपैक्ट ऑन कैश। ठीक है। स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और कितने का पड़ेगा? सामान बेशक से 25 में बेचा, लेकिन वो सामान आपके लिए कितने का था? 20,000 का। तो आपका स्टॉक कितने रुपए रिड्यूस होगा? आपका स्टॉक रिड्यूस होगा 20,000 रुपीज। आपके स्टॉक में से कितने माइनस होंगे? 20,000। ठीक है। अच्छा, अब आपने 20,000 का सामान 25,000 रुपए में बेचा है, तो आपके डेटर बढ़ जाएंगे और कितने रुपए इंक्रीज होंगे? भाई, डेटर के आप कितना मांगोगे? सामान की कीमत 20 थी, लेकिन आपने उनको तो 25 में बेचा है ना, तो आप अपने डेटर से कितना पैसा लोगे? 25,000। तो योर डेटर विल इंक्रीज बाय ₹25,000। आपका डेटर कितना इंक्रीज होगा? 25,000। ठीक। दो इंपैक्ट तो ये हो गए। एक और चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, अगर आप यहीं पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन आपकी टैली नहीं होगी। कारण एक तरफ 20 रिड्यूस हो रहे और एक तरफ 25 इंक्रीज हो रहे, तो 5,000 ये साइड तो इंक्रीज हो गई, उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप सोचो कि क्या इस चीज का कोई और इफेक्ट भी है? बिल्कुल है। क्या?
देखो जब आप 20 का सामान 25 में बेचोगे तो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 5000। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ओनर का राइट है। भाई प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है? ओनर से बिलोंग करता है। तो आप ये प्रॉफिट 5000 रुपीज का प्रॉफिट ओनर की कैपिटल में ऐड करेंगे। 5000 रुपीज का जो प्रॉफिट है दैट विल बी एडेड इन द कैपिटल ऑफ ओनर। तो अब आपकी इक्वेशन मेंटेन होगी। आपकी नई इक्वेशन क्या आएगी? न्यू इक्वेशन। आपके पास कैश रह गया 55,000, आपका स्टॉक हो गया 40,000 का। आपके पास डेटर्स इंक्रीज हो गई 25,000, आपके पास कैपिटल हो गई 1 लाख की, और आपके पास क्रेडिटर हो गए 20,000। इक्वलिटी चेक करो, 55 प्लस में 40, 95 प्लस में 25, 1,20,000। इस साइड का टोटल है 120, इधर का टोटल 1 लाख प्लस में 20,000, इधर का टोटल भी है 120। तो इट मींस अब हमारी बात ये प्रूव हो चुकी कि आप अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करो, ड्यू टू ट्रांजेक्शन कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स विल बी चेंज बट द इक्वलिटी विल बी मेंटेन। ट्रांजिशन की वजह से कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन इक्वलिटी आपकी हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक है, दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो एज सुन एज पॉसिबल इस डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी बच्चे के माइंड में डाउट ना रहे। अगर डाउट रह गया तो आगे जाकर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होती है तो इमीडिएटली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो हमने 2 क्वेश्चंस आपको भेजे हैं वो कल हम प्रैक्टिकली इस बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग उनको अपनी रफ कॉपी में एक बार नोट कीजिए। जो इलिस्ट्रेशंस मैं आपको भेज रहा हूँ वो तो हमें रफ में सॉल्व करने हैं, और उसके रिगार्डिंग जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो आपको फेयर कॉपी में नोट करना। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।